हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई पॉइंट में लिखा रहा है, कोई पॉइंट में बताना चाह रहा है, कोई विजुअल इफेक्ट दे रहा है या कोई 3D स्टाइल में बता रहा है। तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके 3D स्टाइल और उनके जो है उनकी जो टैलेंट है आपको एग्ज़ाम में काम नहीं देगा। यदि वास्तविकता आप नहीं जानते हैं तो समस्या खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपनी जितने भी टॉपिक कर रहा हूँ मैं बड़े बड़े इतिहासकारों की मदद लेता हूँ, उनकी बुक को रीड करता हूँ, फिर आप तक देता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि आप तक बढ़िया से बढ़िया वीडियो जाए। सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए मुझे, ना आपका कमेंट चाहिए, ना कुछ चाहिए। बस एक सोशल फॉर्म्स है जो मैं चाहता हूँ आप तक मेरी बातें पहुँच सके। तो दोस्तों मैंने बकवास थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और समय गंवाए बिना आपको मैं अपने टॉपिक की ओर लेके जाता हूँ। ऐसा है दोस्तों कि सैंधव जो निवासी का जो जीवन है वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। कृषि यानी खेती वहाँ की मुख्य व्यवसाय थी। सिंधु घाटी की भूमि जो अत्यंत उपजाऊ हुआ करती थी, बहुत अच्छी उपजाऊ होती थी, और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष काफ़ी उर्वरा मिट्टी जो है बहा कर लाती थी बाहर से और उस क्षेत्र में फैला देती थी, जिससे पैदावार जो है काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिले थे, इसीलिए हम अंदाज़ा लगाएं कि गेहूं और जौ जो है वो थे। दोस्तों एक बात और बताना था कि मेरी वीडियो में कुछ नई फ़ोटो है जो खेती संबंधित है। दोस्तों मुझे यूट्यूब पे हो या गूगल पे मुझे अच्छी पिक नहीं मिली, तो मैंने बस आपको इंटरटेन करने के लिए एक अच्छी सी पिक डाली। तो पिक को फोकस ना करें, मैं वॉइस को फोकस करें। संभवतः सिंधु के क्षेत्र में लोग जो है धान की खेती करना जानते थे, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें अभी तक कोई सूत्र ही नहीं मिला, कोई खुदाई से पता ही नहीं चला। जब पता नहीं चला तो हम उसमें दिमाग नहीं लगा सकते। गुजरात क्षेत्र में लोथल और रंगपुर के स्थलों में मृत भांड यानी कि मिट्टी के बने हुए जो थे में लिपटे हुए कुछ धान की जो भूसी मिली थी जो अत्यंत निम्न कोटि के थे। धान की खेती किए जाने का स्पष्ट प्रमाण हुलास से मिलता है, किंतु यह उत्तरकालीन है और इससे कंफर्म कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों भूसी तो हो सकता है गेहूं की भी हो, कुछ भी हो सकता था। तो खैर अब एक और बात बताएं, लोथल तथा रंगपुर के जो बाजार की खेती में किए गए जो प्रमाण मिले हैं वो हमको अब बता दिए। यहाँ पे जौ की भी पहचान की गई है, इस काल में जौ की भी खेती हुई थी, उनकी भी पहचान की गई है। हड़प्पा में मटर तथा तिल की खेती होती थी। सूती वस्त्रों के अवशेष से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे, मतलब यहाँ कपास की भी फसल होती थी। इन शॉर्ट में एक बात बताऊं दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो मैंने बनाया सिंधु घाटी सभ्यता पे। बस एक बात जान लो कि जो आज हम लोग हैं, जितनी विकसित हमारी सभ्यता है, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सारी पद्धति पता थी, बस किस्मत खराब था जो अभी तक नहीं बढ़ पाई। सर्वप्रथम मैं फिर से पॉइंट पे आता हूँ। सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया था। सिंधु का जो असली शब्द है मेसोपोटामिया यानी कि उसमें किया गया था कपास के लिए, तथा यूनानियों ने इसे सिंडस कहा, जो सिंध का ही यूनानी रूपांतरित है। फसलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन होता था। सिंचाई के लिए नदी से पर्याप्त जल प्राप्त होता था और मिट्टी नरम होने के कारण पाषाण एवं कांस निर्मित उपकरणों की सहायता से खेती आसानी से की जाती थी। मिट्टी बहुत आसान था, मिट्टी ढीली थी तो खेती आराम से हो जाता था। एक इतिहासकार है D.D. कोसाम्बी, उनका विचार है कि सैंधव निवासियों के पास भारी हल नहीं था तथा वे पाषाण निर्मित कुदाल की सहायता से खेती कर लेते थे, किंतु यह विचार तर्कसंगत नहीं लगता क्योंकि कालीबंगा में सैंधव संस्कृति के पूर्व के स्तरों से नगर की सुरक्षा जो है प्राचीर के बाहर जुते हुए एक खेत मिले हैं। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, यदि आपने कहा कि यदि कुदाल नहीं था तो जुताई किया हुआ बैलों से और खेती किया हुआ उसके अवशेष कैसे मिले, जरा मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूं। और मेरा भी बात मत है कि इसमें कन्फ्यूजन है इतिहासकारों के बीच में। एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें भी उगाते थे ये लोग। संभवतः है कि उसके हल लकड़ी के रहे हो जो अब स्पष्ट नष्ट हो गया हो। पहले के हल मैं कह सकता हूँ अभी भी तो लकड़ी के ही होते हैं, पहले 100% थे कि वो लकड़ी के ही होंगे।
क्योंकि उसकी अब जो है कल्पना ही नहीं मिलती, वहाँ की कोई उसकी निशानियात ही नहीं है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने एक हल्का जो है प्रारूप, यानी कि खेल कूद में बच्चे लोग खिलौने वगैरह होते हैं ना, तो उसमें मिट्टी के प्रारूप मिला। यदि ऐसा नहीं है तो फिर बच्चों को ये ब्रेन आया, वहाँ के शिल्पकारों को वो ब्रेन आया कहाँ कि हल है, किसान है, ये इस तरह की सोच आई कहाँ से? तो संभव था। लेकिन एग्जाम में मुझे लिखना है जो कि इतिहासकार ने लिखा है, अपना ब्रेन एग्जाम में लगाने की जरूरी नहीं है, नहीं तो हम चले जाएंगे हवा खाने। दोस्तों, सिंचाई के लिए बांध तथा नहरों भी बनवाए थे वो लोग, और सैंधव नगरों की समृद्धि को देखते हुए यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि यहाँ के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न करते थे और अतिरिक्त जो उत्पादन थे वो नगर को भेज देते थे। सिंधु सभ्यता का व्यापारी नगरीकरण अत्यंत उपजाऊ भूमि की पृष्ठभूमि पर ही संभव था। यदि हम बात करें कि वहाँ की व्यवसायी कैसी होती थी, तो वहाँ का व्यवसाय जो है पूरी तरह से खेती पर निर्भर होता था। किसान आवश्यकता से अधिक फसल उपजाते थे और उसे बाजार लेके जाते थे। समझ में आया दोस्तों? उस समय के कृषक पर्याप्त मात्रा के उत्पादित थे, यही एक रीजन है। इसके साथ ही कृषक के साथ ही वहाँ पे शिल्पकार, व्यापारी एवं सामान्य नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति भी वहाँ की होने लगी थी, क्योंकि अनाज उत्पन्न होने लगा था। अनाज के साथ बाकी सभी व्यवसाय भी फलने फूलने लगे थे। विभिन्न नगरों में जो है अनाज रखने के लिए अन्नागार बनने लगे। अब अनाज ज़्यादा था तो अन्नागार भी बनने लगे। इससे संभव है कि जनता से कर के रूप में वसूल किए जाते थे। जो अनाज, उसमें जो अनाज रखते थे वो अनाज लाएंगे कहाँ से? तो वहाँ के राजा, वहाँ के जो हुकुम थे वो क्या करते थे? लोगों से कर के रूप में अनाज ही लेते थे। अन्नागार या कोठार, उसको कोठार भी कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति की एक महत्वपूर्ण अंग प्रतीत होती है। इसके रख रखाव की जो व्यवस्था है शासक द्वारा की गई थी। इसके लिए राजा की ओर से पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। ये बैंक या खजाने का काम करते थे। जैसे कि आज बैंक में काम होता था, वैसे वो लोग खजाने में का काम करते थे। क्योंकि उस समय सिक्कों का प्रचलन तो निश्चित रूप से था ही नहीं और ना ही प्रमाण मिला है, अतः संभव है कि विनिमय का प्रणाली था और आज अनाज से ही लेन देन हुआ करता था और यही एक प्रोसेस रह गई थी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त लोग जो है, लोगों का यदि मैं बात करूं तो वो घरों में अनाज रखने के लिए जो खतियां भी बनाते थे। हड़प्पा ने इस प्रकार की 3 खतियां मिली। खतियां मतलब कोठारी कहिए, बड़ा वाला, है ना। कालीबंगा में बड़े आकार के जो है जार एक के ऊपर एक रखे हुए मिले हैं, जिसको खतिया आप कह सकते हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ के लोग खाने में अधिक उत्पन्न करते थे। खाना जो है, इन लोगों का मानना था, मैं नहीं कहता है, खुदाई से पता चला है कि ये लोग जो है दीर्घकालीन सोच रखते थे। खेती के दौरान जो भी अनाज होता था, इसे इस साल, अगले साल, या हो सकता है कि दीर्घगामी परिणाम के लिए लोग अनाज को इकट्ठा करके रखते थे। अनाज की जो है ओखली में कूट कर तथा सिलबट्टे द्वारा पीसकर आटा तैयार किया जाता था। यहाँ के लोग जो है अनाज को ओखली में कूटते थे। सिलबट मतलब होता है सिला और लोढ़ी, उसे पीस करके खाना खाया करते थे, आटा बनाते थे। प्राय सभी स्थलों में जो है सिलबट्टे मिलते हैं। लोथल के एक वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं। ऊपर वाले पार्ट में अनाज डालने के लिए और दूसरे में छेद जो होता है उसको घुमाने के लिए। ये शायद आप घर पे भी देख चुके हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी विकास हुआ। सैंधव जो है मृत भांड मोहरों पर जो है ये आविष्कार किया है, वहाँ के लोग बनाते थे। चित्रकारी तथा प्राप्त जीवाश्म के आधार पर हम उसके जो पालतू पशु पक्षियों के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। यदि हम कि उसके बारे में जानकारी लेना है तो यदि हम उसका चित्र को देखते हैं, उसकी छवि देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अरे बाप रे, ये लोग का था, ये पसंद था, ये अनुमान था, ये चिड़िया है। अब मान लेते हैं दोस्तों, यदि मैंने एक फोटो में अपना सेल्फी के साथ मैंने दीवार लिया, तो ऑब्वियसली को दीवार उस समय प्रेजेंट होगा, वो मेरी पहचान में होगा, मेरे ख्वाब में होगा। तो उसी तरह यदि कोई आदमी अपना पिक बनवा रहा है, कोई फोटो बना रहा है, और बगल में यदि कोई उसका पालतू पक्षी है, तोता है या कुछ भी है, कबूतर है, तो उसको इमेज करके बनाया होगा, तो हम उसी के चित्र को देख के समझेंगे, उसी की बातों को समझ के कि भैया ऐसा कैसे हो रहा है। समझ में आ रहा है बात को आपको? तो हम जो भी अभी तक इतिहास के पन्नों में जो भी चीज़ की खोज हुई है, हम बस एक अंदाजा लगाएं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जैसा हुआ ही होगा, लेकिन एक अंदाजा है कि हो सकता है, बस।
तो ऐसे कुछ जानवर की बात करूं जो पालतू बनाए थे, तो उसमें बैल था, गाय था, भैंस था, कुत्ता, सुग्गर, भेड़, आपको नहीं बोल रहा हूं, लोग वो जानवर को पाला करते थे। बकरी, हिरन, खरगोश आदि थे। हाथी से उसका परिचय था, लेकिन हाथी दांत का प्रयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया गया था। पक्षियों में मुर्गा, बत्तख, तोता, हंस आदि भी पालते थे। कुछ पशुओं की धार्मिक मान्यता भी थी, तो कुछ को मांस के लिए पाला जाता था। ऊंट तथा घोड़े के अंकन मुहरों में नहीं मिले हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बारे में उसे जानकारी नहीं था। फिर भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगासुर, कोतदा के स्थलों से एक कुब्बड़ वाला ऊंट की जीवाश्म मिला है, और उस जीवाश्म को देख के लग रहा था कि भैया इसको इसकी भी नॉलेज होगी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग इससे परिचित नहीं थे और यह आर्यों का प्रिय पशु था, किंतु लोथल और सुरकोतदा, कालीबंगा आदि स्थलों से घोड़े के जो मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि मिले, अवशेष मिले हैं। तो फिर यहाँ भी ये नियम गलत हो जाता है कि वो लोग इससे जानकार नहीं थे। तो दोस्तों, आज फिर एक टॉपिक की खात्मा हुई। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छे से बनाऊं, और अब तक यदि वीडियो देखें तो अब आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें प्लीज।